जय हिंद साथियों, ट्रिपल सी की रैपिड रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी नवंबर 2023 एग्जामिनेशन की रैपिड रिवीजन सीरीज की आज है क्लास नंबर 5, जहां पर ट्रिपल सी के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। आपके पास एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसीलिए एग्जाम से पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को भी देख लीजिएगा। ये दोनों क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की भाषा का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता है? Which of the following types of language is not used in computer? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, मध्य स्तरीय भाषा या इनमें से कोई नहीं। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज़ नहीं की जाती है। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को समझता है, अर्थात ये हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मशीनी लेवल को समझता है, लेकिन मीडियम लेवल लैंग्वेज ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है, इसको नहीं समझ सकता या अन्य कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्यम स्तरीय भाषा अर्थात मीडियम लेवल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट, टेरेडो एक स्वचालित टनलिंग तकनीकी है। प्रत्येक क्लाइंट में अस्पष्ट IPv4 पता बिट्स किसके द्वारा दर्शाया जाता है? टेरेडो इज एन ऑटोमेटिक टनलिंग टेक्निक इन ईच क्लाइंट इन ऑफ टेक्स्ट IPv4 एड्रेसेस रिप्रेजेंटेड बाय बिट्स। मीन्स कितने बिट के द्वारा IPv4 पता दर्शाया जाता है, यह आपको बताना है। 96 to 127, 0 to 63, 80 to 95, 64 to 79। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट 96 to 127 बिट्स के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट, स्पेसिंग के लिए टूल बार में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Which command in the toolbar is used for spacing? Line spacing, spacing, page spacing या none of these? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लाइन स्पेसिंग का उपयोग किया जाता है स्पेसिंग के लिए। ठीक है, टूल बार में आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप लाइनों के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, URL में डोमेन नेम सर्वर को संदर्भित करता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, द डोमेन नेम इन एन URL रिफर्स टू द सर्वर, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। URL आप जानते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब नेक्स्ट, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज बैंडविड्थ मीन इन अ नेटवर्क? क्लास ऑफ IP यूज्ड इन नेटवर्क, किसी नेटवर्क में उपयोग की गई IP की क्लास, नो पोर्ट इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई पोर्ट नहीं है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है, या ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन क्षमता। बताइए क्या होती है बैंडविड्थ नेटवर्क में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बैंडविड्थ कई बार रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्लास ऑफ IP
यूज्ड इन दी नेटवर्क, है ना, किसी नेटवर्क में उपयोग की गई आईपी की मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्लास। अब नेक्स्ट, एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू एडिट अ चार्ट? ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और रेखा खींचें, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें या चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। मीन्स कोई आपने चार्ट लिया हुआ है, बनाया हुआ है और उसको आप एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट ऑब्जेक्ट पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने चार्ट को एडिट कर पाओगे। अब नेक्स्ट, विच फील्ड हेल्प टू चेक रीअरेंजमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन? निम्न में से कौन सी फील्ड है जो फ्रेगमेंटेशन के रीअरेंजमेंट मीन्स जो दोबारा अरेंजमेंट किया गया है उसको चेक करने में मदद करती है? ऑफसेट, फ्लैग, टीटीएल या आइडेंटिफायर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट रीअरेंजमेंट को चेक करने में काफी मदद करती है। ठीक है, द ऑफसेट ऑफ फर्स्ट फ्रेगमेंट विल ऑलवेज बी जीरो, है ना। जो फ्रेगमेंटेशन होता है, पहला फ्रेगमेंटेशन होता है, उसका ऑफसेट हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस कब लॉन्च किया गया? बताइए, आरटीजीएस कब लॉन्च हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005, 2009, 2010 या 2020? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, 2004 कर देते हैं, क्योंकि आरटीजीएस कब लॉन्च हुआ था? आपका मार्च 2004, या फिर ये कहें कि 26 मार्च 2004 को आरटीजीएस लॉन्च किया गया था, है ना। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ट्रांजैक्शंस हैं, सेटलमेंट्स हैं, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस हैं, वो 29 अप्रैल से स्टार्ट किए गए थे, 29 अप्रैल 2004 से। तो दोनों याद रखिएगा। अब फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जिसके द्वारा आप आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग सिस्टम आमतौर पर निवारक सीपीयू शेड्यूलिंग का उपयोग करता है। द टाइम शेयरिंग सिस्टम जनरली यूज प्रिवेंटिव सीपीयू शेड्यूलिंग, ट्रू या फॉल्स? तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लाइन अबव द वर्ड कार्ड? अपर लाइन, ओवर लाइन, लाइन ओवर वर्ड या नन ऑफ दीज? बताइए। अगर शब्द के ऊपर लाइन है तो उसे क्या कहेंगे? तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं राइटर को और राइटर में देखते हैं कोई वर्ड है, वर्ड के ऊपर लाइन है, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्या बोलते हैं? तो आपको मिलेगा फॉर्मेट में, टेक्स्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर देखो ओवर लाइन है ना। टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए हम ओवर लाइन का उपयोग करते हैं, है ना। ऐसे बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक आई से Ctrl+I, सिंगल अंडरलाइन यहाँ पे Ctrl+U का उपयोग करते हैं, डबल अंडरलाइन Ctrl+D का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ओवरलाइन यहाँ पर दिया गया है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट आप जानते ही हो। सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+P, सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+B का उपयोग करते हैं। इंक्रीज साइज के लिए Ctrl+ ओपन ब्रैकेट और डिक्रीज साइज के लिए Ctrl+ क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। साइकिल केस के लिए Shift+F3 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जूम करके एक बार फिर से सारी चीज़ों को आपको दिखा देते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइकिल केस और स्मॉल कैपिटल्स के लिए Ctrl+Shift+K का उपयोग किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
ओवर लाइन। ठीक है। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है कि DOM का फुल फॉर्म क्या है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है DOM का फुल फॉर्म। यहाँ पर पूछा है कि दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML दस्तावेजों में वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने और उनके साथ बातचीत करने के लिए सम्मेलन। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, फटाफट पढ़िए क्या होता है DOM और आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, UPI हैज बीन डेवलप्ड बाई। UPI निम्न में से किसके द्वारा डेवलप किया गया था? NPCI, MEITY, NOFM या फिर RBI। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। UPI आप सभी लोग जानते हैं, SSC एग्जाम में काफ़ी पूछता है कि UPI का फुल फॉर्म क्या है, UPI कब लॉन्च हुआ, UPI के द्वारा एक दिन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपका NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। NPCI क्या है? भारत की ही एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये पीयर टू पीयर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करती है। अब क्वेश्चन पूछा था कि कब लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 11 अप्रैल 2016 को UPI को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि किस गवर्नर के समय में लॉन्च किया गया था। मीन्स जब UPI लॉन्च हुआ उस समय RBI का गवर्नर कौन था? तो कौन थे? रघुराम राजन जी थे। कौन थे? रघुराम राजन जी उस समय RBI के गवर्नर थे। UPI के द्वारा एक बार में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? मीन्स एक दिन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़। मीन्स एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग की कोई बात नहीं है। आप 24 × 7 सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे UPI का उपयोग कर सकते हो। तो कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है। कभी पूछता है कि क्या UPI की टाइमिंग सैटरडे को 10 to 2 होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 24 आवर अवेलेबल है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? 200, 300, 100 या फिर 500? तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और कैल्क में आपको दिखाते हैं कि मैक्सिमम विड्थ एक कॉलम की कितनी हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर जो मिलता है वो आपको मिलता है किसमें? इंच में। और इंच को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हैं ये सेंटीमीटर में है ना। ये आपको ध्यान में रखना होगा। कहाँ से पता चलेगा? इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पर? फॉर्मेट में दिया गया है कॉलम। यहाँ पे कॉलम विड्थ का ऑप्शन आपको मिलेगा। कॉलम विड्थ में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितना है? 0.89। जूम कर लेते हैं, 0.89। मान लीजिए मेरा ये कॉलम अभी सिलेक्ट है और यहाँ पर मैंने लिख दिया 500। ठीक है, 500 लिख के मैंने ओके कर दिया। देखिए कॉलम की विड्थ हमारी बढ़ चुकी है। अब आइए चेक करते हैं कि क्या 500 हुआ है। तो यहाँ पे कॉलम पे गए, विड्थ पे गए, तो कितना लिखा हुआ है? 39.37, मीन्स 39.37 इंच। और जब आप एक इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.54 से। तो अगर आप इक्वल 3937 मल्टीप्लाई 2.54 करोगे तो ये अप्रॉक्स 100 मीटर आएगा।
यहाँ पर इसकी विड्थ कम कर देते हैं तो आपको क्लियरली समझ में है। कॉलम विड्थ पे जाके यहाँ पे हमने कर दिया 10 और कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 99.9998 आया, मीन्स ये अप्रॉक्स 100 होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा 100। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका 100, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सी इकाई डेटा को स्थायी रूप से रखती है? प्राइमरी मेमोरी, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज? बताइए कौन सी इकाई डेटा को स्थायी रूप से रखती है? प्राइमरी, आउटपुट और इनपुट का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस तो है नहीं। तो यहाँ पर दो प्रकार की स्टोरेज डिवाइस दी गई है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है और दूसरी प्राइमरी स्टोरेज है। तो प्राइमरी आप जानते हो कैसी होती है, वोलाटाइल होती है, मीन्स अस्थायी होती है, और ये जो होती है ये स्थायी होती है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी स्थायी होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अब इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बाहर से लगाई जाती है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। तो सारे पॉइंट्स आप नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो को अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल through which audio and video in emails can be sent with attachment? ईमेल में आप ऑडियो और वीडियो दोनों अटैच कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल भी अटैच कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछता है कि क्या ईमेल के द्वारा हम ऑडियो और वीडियो दोनों अटैच कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, हम ऑडियो वीडियो दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MIME। ठीक है, याद रखिएगा MIME। इस प्रोटोकॉल की मदद से हम ऑडियो और वीडियो दोनों अटैचमेंट के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में MIME का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, IMEP का फुल फॉर्म भी आता है, POP का फुल फॉर्म भी आता है। ठीक है, और MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है इसका फुल फॉर्म। POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये सारे आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? इज देयर अ शॉर्टकट की टू डिलीट सेलेक्टेड टेक्स्ट? बैक स्पेस, डिलीट, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो सेलेक्टेड टेक्स्ट है तो आप बैक स्पेस भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त तो दोनों, मीन्स बैक स्पेस और डिलीट दोनों से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा की किस बुनियाद से समझौता नहीं है? विच इज नॉट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्रोमाइज ऑफ विच फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी? ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी या एबिलिटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन IaaS क्लाउड सेवा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन IaaS? बताइए, IaaS। अब एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है कि IaaS का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं डिजिटल ओशियन, लाइनोट, रैक स्पेस। तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड सर्विस ही है। अब नेक्स्ट,
कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई? इन विच ईयर वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्टेब्लिश्ड? 1956, 1986, 1978 या 1999? कृत्रिम बुद्धि एआई मतलब एआई को कब डेवलप किया गया, कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। एआई का मतलब क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थात मशीनों को बुद्धिमान बनाने का एक प्रोसेस। आप देखते हैं ना, स्मार्टफोन है, आदमी स्मार्ट हो ना हो लेकिन फोन आपका कैसा है? स्मार्ट है ना। आप मोबाइल फोन में कैमरास देखते हैं कि जहां पर लाइट की आवश्यकता है वहां पर ऑटोमेटिक आपका फ्लैश ऑन हो जाता है, जहां पर नहीं है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। मोबाइल में ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है, ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू लाइट कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है? मशीन समझ रही है तभी तो कर रही है ना। तो वो किसकी मदद से है? एआई की मदद से है। आज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे टूल्स हैं, आप सभी ने उपयोग भी किया होगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में जॉन मैकार्थी के द्वारा, मीन्स फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी ही हैं। अब नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच इज नॉट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? सिम्बियन, विंडोज 10 मोबाइल, डॉस या फिर आईओएस? तो डॉस आपका कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ड्रू विथ पेन, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिंटिंग स्पीकर नोट्स विद स्लाइड इमेजेस या एडिंग स्लाइड ट्रांजिशंस विद द लेजर पॉइंटर। पेन से खींचना, ट्रांसपेरेंसी प्रिंट करना, प्रिंटिंग स्पीकर नोट्स को स्लाइड इमेज के साथ प्रिंट करना, या फिर स्लाइड ट्रांजिशंस को लेजर पॉइंटर के माध्यम से ऐड करना। बताइए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का विशेषता नहीं है तो प्रिंटिंग स्पीकर नोट्स विद स्लाइड इमेज ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल इनटू पीडीएफ? मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर कोई फाइल बनी हुई है और उस फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहां पर कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा? इंपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ या राइट एज पीडीएफ? आइए विद प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। बात है राइटर की तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर ले रहे हैं। फाइल मेनू में जाते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन मिलता है। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ आप करेंगे तो पीडीएफ के रूप में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सी विधि ओटीपी जनरेट करने के लिए नहीं है? रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल, एसएमएस या फिर कॉल? विच मेथड इज नॉट मेंट फॉर जनरेटिंग ओटीपी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट, क्योंकि पोस्ट के द्वारा कोई ओटीपी थोड़ी ना आएगी आपकी। ईमेल के माध्यम से आप ओटीपी ले सकते हो, बाई एसएमएस ले सकते हो, बाई कॉल ले सकते हो, लेकिन पोस्ट का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि ओटीपी कुछ मिनटों के लिए आपकी वैलिड होती है जिसका आप सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग कर सकते हो। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो वन टाइम पासवर्ड होता है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, एनिमेशन के संदर्भ में एक ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर जैसे आप देखते हैं ना गन में होता है ट्रिगर, तो वैसे व्हाट इज अ ट्रिगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन? स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर एक क्रिया करता है, एक एक्शन बटन जो हमें अगली स्लाइड पर ले जाता है, या एक गति पैथ का नाम, या उपरोक्त सभी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर एक क्रिया करता है, यही ट्रिगर का काम होता है। जैसे आप ट्रिगर दबाते हैं तो वहां से आपका निकला है बुलेट्स, वैसे ही यहां पर भी वर्क होता है। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से टेलीग्राम के संदर्भ में कौन सा गलत है? यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेलीग्राम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? विच आर दी फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू टेलीग्राम? वॉइस ओवर आईपी सर्विसेज, पुस्तकें पढ़ने की अनुमति देता है, मल्टीमीडिया डाटा साझा करता है, या त्वरित संदेश भेजता है। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया गया है तो टेलीग्राम पर सर्च करिए अभय एक्सेल कंप्यूटर और ज्वाइन करिए, जहां पर आपको CCC या कंप्यूटर से संबंधित कंटेंट हमेशा अवेलेबल मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम के बारे में कौन सा गलत है? तो वॉइस ओवर आईपी सर्विस मिलती ही आपको, मल्टीमीडिया डाटा आप साझा कर सकते हैं, संदेश भेजने की भी क्षमता वहाँ पर है, सुविधा है, लेकिन पुस्तकें पढ़ने की अनुमति देता है, ये टेलीग्राम का कोई काम नहीं है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुस्तकें पढ़ने की अनुमति देता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए, पॉम ओएस या VX वर्क्स, विंडोज CE या RT लाइनेक्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर पूछा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो पॉम OS या आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब नेक्स्ट, जीमेल में अधिकतम कितने GB तक की फाइल भेज सकते हैं? मतलब स्टोर कर सकते हो आप वहां पर MB तक का ना, कितने MB तक की फाइल आप सेंड कर सकते हो नॉर्मली? 20, 25, 30 या 35? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 MB तक की फाइल आप सेंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, सर्फिंग का स्पष्ट अर्थ क्या है? बताइए। सर्फिंग, टू अपलोडिंग अ फाइल, मूविंग एमंग वेबसाइट, डाउनलोडेड अ फाइल या वॉचिंग वीडियोस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सर्फिंग, तो सर्फिंग का मतलब है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करना, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मूविंग एमंग वेबसाइट, मतलब वेबसाइट्स में इधर उधर घूमना, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, यह है सर्फिंग। अब नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टूल बार में वह बटन मौजूद होते हैं जिसके माध्यम से आप शॉर्टकट कमांड द्वारा अपने डॉक्यूमेंट के रूप को बढ़ावा दे सकते हैं। द स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन्स बटन थ्रू विच यू कैन प्रमोट द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय शॉर्टकट कमांड्स, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ऐसे बहुत सारे कमांड्स वहां पर अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट, यूनिक्स में कमांड के दस्तावेजीकरण को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मैन, व्हाट इज, हेल्प या फिर सर्च? तो यूनिक्स हमें क्या करती है? मैन कमांड की फैकल्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। कोई भी कमांड है उससे संबंधित में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो उसके लिए मैन कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मैन। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी और इसकी सब डायरेक्टरी में छिपी फाइलों में से जो हिडन फाइल हैं सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? बताइए कौन सी ऐसी कमांड है जिसके द्वारा हम करंट डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी में जितनी भी हिडन फाइल्स हैं उनके साथ सभी फाइलों को देख सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट। लाइनेक्स में हम इस कमांड की मदद से जो भी डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, वहां की सभी फाइलें जो हिडन हैं, नहीं है हिडन, सभी को एक बार में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ब्राउजर जैसे ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सुरक्षा उपाय है। अब क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा आपको और समझना है। अब यहां पर कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्या ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो जी हाँ, ओपेरा भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है
है ना। तो ये सभी क्या हैं, ब्राउज़र के ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर पूछा है इनके लिए सुरक्षा उपाय क्या है, तो उनके पास एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन है जो सस्पेंस साइट के लिए चेतावनी होती है, या उनके पास अग्निशामक यंत्र और धूम्रपान अलार्म है, उनके पास निरंतर कोड सत्यापन के साथ साथ गोपनीयता सुरक्षा भी है, या ऑल ऑफ दी एबव। बताइए। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि देखिए उनके पास इनक्रिप्टेड कनेक्शन भी है ना, और ये आपका ये भी है। आप देखते हो ना, कोई भी ऐसा देखते हो तो वहाँ पर कंटेंट आपको दे देता है कि भाई ये कंटेंट आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आप इसका उपयोग मत करिए। ये भी चीज़ें आपको मिलती हैं। कोड सत्यापन साथ गोपनीयता सुरक्षा भी अवेलेबल होती है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी एबव। अब नेक्स्ट, लैन पर एक कंप्यूटर में इनमें से एक कार्ड होना चाहिए। अ कंप्यूटर ऑन अ लैन मस्ट हैव वन ऑफ दीज कार्ड। मतलब जब लैन का उपयोग हो रहा हो, लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग हो रहा हो, तो कंप्यूटर में निम्न में से इनमें से कौन सा कार्ड होना आवश्यक है, TDI, IMEI, PCI या NIC। तो NIC का होना बहुत जरूरी है। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट, बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट। बताइए। तो बैंक का प्राथमिक कार्य है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, जो भी डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में आवृत्ति को चक्र प्रति सेकेंड यानी हर्ट्ज में मापा जाता है। इन कंप्यूटर नेटवर्क फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या फिर 4। बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1। बाय डिफॉल्ट सीटों की संख्या एक ही है, चाहे वो आप 6.0 यूज कर रहे हो या उसके अदर का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, वहां पर बाय डिफॉल्ट आपको एक ही सीट दी गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट रूप से बार चार्ट में लीजेंड का स्थान क्या है। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लीजेंड इन बार चार्ट, बॉटम, टॉप, राइट या फिर लेफ्ट। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिख लिया, ठीक है। अब हमने सेलेक्ट किया, यहां पर हम इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट पे जाते हैं, हमको मिलता है चार्ट विजार्ड का ऑप्शन। जूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ट विजार्ड में देखिए बार चार्ट दिया गया है। बार चार्ट हमने ले लिया और फिर मान लीजिए हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो लीजेंड है वो दिख रहा है, कॉलम सी, कॉलम बी। तो इसका एरिया क्या है, राइट साइड में आपको दिख रहा है ना। तो मीन्स बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर रहता है, राइट साइड में आपको मिलता है, ना टॉप में, ना बॉटम में, ना लेफ्ट में। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे है, राइट में। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, इंसर्ट स्लाइड विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, व्यू, एडिट, इंसर्ट या फिर स्लाइड। बताइए। तो यहां पर देखिए चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की ओर। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आप ओपन करेंगे क्योंकि वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड मेनू है, स्लाइड में ही आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो, जिसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+M। Ctrl+M करोगे तब भी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, और आप स्लाइड मेनू में जाके यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करोगे तब भी इंसर्ट हो जाएगी। कोई स्लाइड डुप्लीकेट करना है सेम टू सेम एक और, तो डुप्लीकेट पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपकी करंट स्लाइड रहेगी उसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड तैयार हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। इंसर्ट मेनू में आपको इमेज
ऑडियो, वीडियो, चार्ट, टेबल, मीडिया, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, ये ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन स्लाइड इंसर्ट करने का ऑप्शन आपको स्लाइड मेनू में ही मिलेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्लाइड। अब नेक्स्ट, व्हाट डज MESI स्टैंड फॉर? MESI का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड एक्सक्लूसिव सिस्टम इनपुट, मॉडिफाइज एम्बेडेड शेयर्ड इनवैलिड, मॉडिफाइड एक्सक्लूसिव शेयर्ड इनवैलिड, या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट, डॉट 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 एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा और अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है, ये आपको बताना है। डॉट 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 इज अ पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्टोर एंड अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर इट्स सपोर्टिंग डाटा, पैच, बग, कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर नन। तो पैच एक पीस है, ठीक है। पैच एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा या अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक पीस है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो हमें एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है। मीन्स निम्न में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम एक ही पत्र को कई लोगों को प्रेषित कर सकते हैं? विच एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। नन ऑफ द ऑप्शन, बोथ मैक्रो एंड मेल मर्ज, मैक्रो या मेल मर्ज। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको ऑप्शन मिलता है मेल मर्ज का। मेल मर्ज की मदद से आप एक ही लेटर को बहुत सारे लोग को सेंड कर सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मेल मर्ज। अब नेक्स्ट, वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू होता है। द कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स अनाउंस्ड इन द ईयर 1996 आर एप्लीकेबल टू। किस पर एप्लीकेबल होता है? नेशनलाइज्ड बैंक पर, प्राइवेट सेक्टर की बैंक पर, कोऑपरेटिव बैंक पर, या फॉरेन बैंक पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो नेशनलाइज्ड बैंक है उस पर लागू होता है। अब नेक्स्ट, मान लीजिए कि आप नेफ्ट के माध्यम से एक राशि हस्तांतरित कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस चरण की आवश्यकता नहीं है? नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, बैंक नेम, पर्पस ऑफ द नेफ्ट, या IFSC कोड? बताइए। नेफ्ट के माध्यम से आप कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस चरण की आवश्यकता नहीं है? तो पर्पस ऑफ द नेफ्ट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बैंक नेम, IFSC और बेनिफिशियरी, इसकी आवश्यकता तो पड़ती है। भाई किस बैंक में ट्रांसफर करना है वो आपको बताना पड़ेगा। IFSC कोड देना है, बेनिफिशियरी का नेम क्या है वो भी आप दे सकते हैं, और चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, FTP में T का क्या मतलब है? व्हाट डज T मीन्स इन FTP? टेक्स्ट, टेलनेट, ट्रांसफर, या इनमें से कोई नहीं? FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर T किसको रिप्रेजेंट करता है? तो T आपका ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज WWW, TCP/IP, IP, या HTTP? WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP/IP है, जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी माना जाता है। अब नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी कहां पर स्टोर करेंगे? ई वॉलेट में,
क्रिप्टो वॉलेट में, बैंक अकाउंट में, या नन ऑफ दीज? वेयर डू स्टोर क्रिप्टो करेंसी? बताइए फटाफट। मार्केट में आजकल बहुत चल रही है क्रिप्टो करेंसी ना, तो ये आपके ई वॉलेट में ही होगा, है ना। कोल्ड वॉलेट इसके लिए बेस्ट है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ई वॉलेट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर किस गुण के कारण बिना थके हुए कार्य कर सकता है? ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड? एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, जैसे मनुष्य होता है, कोई भी काम करता है तो एक काम को करते समय वो थक जाता है, ऊब जाता है, रुकता है। लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसी क्षमता होती है कि कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, बिना ऊबे लगातार कार्य कर सकता है, और उसका यह गुण कहलाता है डिलीजेंस। क्या कहलाता है? डिलीजेंस। जैसे अगर आपको मान लीजिए रसमलाई बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको सुबह भी रसमलाई दी जाए, फिर दोपहर में नाश्ते में, खाने में, शाम को भी, रात में भी, तो क्या होगा? आपका मन ऊब जाएगा, आप थक जाओगे उस चीज़ से, और फिर ऐसा होगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं खाओगे, है ना। तो ये मनुष्य की क्वालिटी है। लेकिन कंप्यूटर, आप सुबह एमएस वर्ड चलाओ, शाम को चलाओ, दोपहर में चलाओ, सुबह म्यूजिक चलाओ, रात तक चलाते रहो, क्या कभी मना करता है? नहीं मना करता है। तो यही इसकी खासियत है, जिसको हम बोलते हैं डिलीजेंस। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? IIoT का फुल फॉर्म क्या है? इंडेक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इंटेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स? बताइए IIoT का फुल फॉर्म क्या है? IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, सब में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो फर्स्ट आई है वो इंडस्ट्रियल को दर्शाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Output unit, input unit, memory unit, या arithmetic and logic unit? तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में कन्वर्ट किया जाता है, उसी के माध्यम से ही हम प्रवेश कराते हैं, तभी वो आगे कैलकुलेशन करेगा। अगर समझने योग्य डाटा नहीं मिलेगा तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। तो जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप डाटा दोगे वैसा ही वो समझ के ही प्रोसेस करेगा, तो इनपुट यूनिट इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत में कुल कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? बताइए। हाउ मेनी पासपोर्ट ऑफिस आर देयर इन इंडिया? 37, 40, 25 या 50? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 37 पासपोर्ट ऑफिस इंडिया में हैं। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की CCC की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको मिलते हैं, और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वो ई बुक आप जरूर डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा, बहुत काम आएगी, और आसानी से आप सभी लोग CCC एग्जाम को टॉप कर सकेंगे। अगर आज की यह क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।